दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोगों का 26 जनवरी है। तो इस 26 जनवरी के शुभ अवसर पर मैं आपके लिए 30 ईवीएस पेडागोजी और एनसीईआरटी कंटेंट का प्रश्न लाए हैं। तो इस 26 जनवरी के शुभ अवसर पर हम लोग ये 30 क्वेश्चन आराम से करेंगे और अपनी अधिगम को थोड़ा विस्तार देंगे। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? तो पढ़ते हैं ऑप्शन। चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित करना, बिल्कुल सही बात है। बच्चे जाते हैं, वो वहाँ अलग अलग जानवरों को देखते हैं तो फोटो भी एकत्र कर लेंगे। चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना, ये भी सही है कि बच्चा को बोल दीजिए कि आप लोग अगर चाहे तो अपना एक एक कॉपी और कलम ले सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई जानवर ऐसा दिखे जिसके बारे में चित्र बनाना है या फिर उनका नाम लिखना है तो आप बेशक लिख सकते हैं और चित्र बना सकते हैं। तो ये भी होना चाहिए। आपसे नहीं पूछा गया है कि कौन सा गतिविधि का अनुमति आप नहीं देंगे। तो चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, इसको बढ़ावा नहीं देना है, इसको बढ़ावा नहीं देना है। तो आपका अनुमति नहीं बोला था, तो यही आंसर हो जाएगा आपका यही आंसर हो जाएगा। तो अब आपके सामने अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न में आपको एस्किमो नाम का एक जनजाति जो कि बर्फीली इलाके में पाया जाता है वह अपना घर बर्फ से बनाता है और उस बर्फ से बने घर को क्या कहा जाता है? इग्लू। तो एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? तो देखिए, ये प्रश्न करने से पहले आप लोगों को एक चीज बताते हैं कि आप लोग कई बार महसूस किए होंगे ठंड के दिनों में भी कि जब आप भीड़ में रहते हैं तो आपको उतना ठंड महसूस नहीं होता है, या फिर आप घर के कमरे में बंद रहते हैं तो आपको वहां पर उतना ठंड महसूस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि शरीर से जो हीट निकलता है वह दीवार के आसपास भटक भटक कर कमरे में ही रह जाता है। इसलिए धीरे धीरे क्या होता है, ज्यादा देर के बाद आपको धीरे धीरे थोड़ा बहुत गर्मी महसूस होने लगता है। उसी प्रकार भीड़ में भी होता है, वहां एक से अधिक लोग रहते हैं, सबका शरीर से कुछ ना कुछ हीट निकलता है, तो उस हीट की वजह से वहां पर गर्मियां लगना शुरू हो जाती है। बस वही कारण यहाँ भी है। ए नंबर में बोला है, बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता है। नहीं, ऐसा नहीं है। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, बिल्कुल सही बात है। बर्फ का जो दीवार है और अंदर जो कोई व्यक्ति है वो जो उसका कोई कुछ ना कुछ गर्मी निकल रहा है शरीर से, तो उस गर्मी को वो बाहर आने देता ही नहीं है, तो फिर वहां उसको गर्मी महसूस होने लगता है। तो मेन कारण आपका यही है। आपका बी नंबर हो जाएगा सही। ठीक है मेरे दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो पहला पढ़ते हैं, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, बिल्कुल सही बात है। पहेलियां शामिल करते हैं, बच्चे उसमें सोचते हैं, कुछ खुद से जवाब देते हैं, तो इस प्रकार से वो कुछ ना कुछ करते रहता है। तो आलोचनात्मक चिंतन मतलब क्या? जहां बच्चा खुद से अपना विचार को रख पा रहा है, खुद से वो सोच पा रहा है, तो उसका मतलब आलोचनात्मक चिंतन होता है। बच्चों में तर्कना शक्ति का विकास करना, बिल्कुल सही बात है। पहेली के माध्यम से तर्क शक्ति का भी विकास होता है। तो ए और बी तो पॉजिटिव है आपका। आपसे पूछा गया नेगेटिव, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें आनंद उठाने देना। नहीं, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करने का बात नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो बच्चों का मस्तिष्क भ्रमित करने के लिए पहेली को नहीं डालता है, आपको पहेली इसलिए डालता है कि आप आनंद लेकर चीजों को पढ़ें। तो आपका सी नंबर, नहीं का भाई नहीं आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सी नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, निम्न में से वह कौन सा जानवर जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए
वस्तुओं को काटते या कुतरते हैं। आप लोग कई बार गिलहरी को देखे होंगे, वो हमेशा कुछ ना कुछ कुतरते रहता है, या फिर चूहा भी उसी में आ जाता है कि चूहा भी कुछ ना कुछ कुतरते रहता है। तो क्यों कुतरते रहता है? क्योंकि उसका आगे का दांत जो है वो बढ़ते रहता है, तो इसलिए उसको संतुलित बनाए रखने के लिए वो कुछ ना कुछ कुतरते रहता है। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा गिलहरी। चूहा नहीं मानना है, गिलहरी मानना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका आंसर गिलहरी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपको यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया हुआ है, आपको क्या करना है? मिलान करना है। जैसे कि हांगकांग, केरल, कश्मीर, गोवा, तो इन सब शहरों राज्यों में कौन कौन सा भोजन चलता है? तो हांगकांग का लेते हैं। तो हांगकांग में पकाया हुआ सांप खाया जाता है। क्या खाया जाता है? हांगकांग में पकाया हुआ सांप, यानी कि ए का पांचवा, ए का पांचवा। अब ए का पांचवा, तो ए का पांचवा किसमें है? ए का पांचवा इसमें है, यानी कि बी नंबर में ए में पहुंच नहीं है, तो बी नंबर गलत। बचा क्या? ए सी डी। अब केरल, केरल किसके साथ जाएगा? किसी करी के साथ उबला टेपियोका, यानी कि बी का पहला, बी का पहला। तो बी का पहला किसमें है? बी का पहला इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसका मतलब डी नंबर आपका सही हो जाएगा। और पढ़ लेते हैं कश्मीर, कश्मीर में क्या चलता है आपका? सरसों के तेल में बनी मछली, कश्मीर ये हो जाएगा सरसों के तेल में बनी मछली। उसके बाद गोवा, गोवा में क्या चलेगा? नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली, तो ये हो जाएगा नारियल के तेल में, यानी डी का तीसरा। तो आपका डी नंबर ही सही हो जाएगा। उसके बाद छोले भटूरे कहाँ खाया जाता है? छोले भटूरे का तो ऐसे ऑप्शन में है नहीं, तो छोले भटूरे आपका पंजाब में खाया जाता है, पंजाब में खाया जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ पर आपका डी नंबर सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत लाभ मिल जाएगा उससे, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं मिलेगा। एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। ये सबसे बेटर आंसर है, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसमें क्या बोल रहा है कि किसी विद्यार्थी को उस टाइप का फिल्म दिखा दीजिए आप, और उसके माध्यम से खाना पकाने वाले इस्तेमाल होने वाले ईंधन के प्रकारों के बारे में बच्चों के साथ चर्चा कीजिए। तो यही सबसे बेस्ट हो जाएगा। तो आंसर भी आपका यही हो जाएगा। चार्ट दिखाने से उतना लाभ नहीं होने वाला है, सूची बनाने से भी नहीं होने वाला है। तो आपका बी नंबर ही सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? तो देखिए, अगर आपके आसपास कहीं भी पानी इकट्ठा होता है, गड्ढे में या और कई जगह, तो वहां पर क्या बोला जाता है, किस चीज का सलाह दिया जाता है कि वहां पर आप मिट्टी का तेल डाल दीजिए उस पानी में। उससे क्या होगा कि मच्छर का जो लार्वा होता है वो फैल नहीं पाएगा, और उस मच्छर वहां पर प्रजनन सही से नहीं कर पाएगा। या फिर यह भी बोला जाता है कि अपना टंकियों को आप साफ करते रहिए, कूलर का पानी बदलते रहिए। तो ये सब बोला जाता है आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मच्छर अधिक से अधिक बैठेंगे, फिर वो मच्छर अपना संख्या फैलाएंगे, फिर वो संख्या आकर हम लोगों को काटेंगे, फिर हम लोगों को काटेंगे तो हम लोगों को क्या हो जाएगा? मलेरिया हो जाएगा। तो इसलिए बोला जाता है कि रुके हुए पानी में मिट्टी का तेल डाला कीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा पानी से हो सकती है? तो आपका हो जाएगा मलेरिया। मलेरिया जो है आपका रुके या इकट्ठे पानी से हो सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, देखिए, विटामिन। बहुत बार हम क्या करते हैं, फल खाते हैं, फल में क्या पाया जाता है? विटामिन पाया जाता है। अब फल में विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन से क्या होता है हमारे शरीर में? क्या कुछ मसल्स वगैरह बिल्डअप होता है? नहीं, मसल्स बनने का बात नहीं होता है। आप विटामिन खाते हैं, विटामिन क्या करता है? आपका रोग से लड़ने का शक्ति प्रदान करता है।
जैसे आप बीमार हो जाते हैं तो आप फल फ्रूट खाते हैं, या फिर डॉक्टर भी आपको किसका गोली देता है, विटामिन का गोली देता है। तो वो विटामिन का गोली क्या करता है, वो रोगों से लड़ने में आपका मदद करता है, फिर आप धीरे धीरे सही हो जाते हैं। तो इसलिए विटामिन क्या करता है, विटामिन आपको रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। तो इसमें देखते हैं क्या बोला गया है। विटामिन ऐसे पदार्थ है जो स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में ले जाते हैं, नहीं ऐसा बात नहीं है। पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर नहीं बनाता, हम क्या बोले, वो रोगों से लड़ने में सहायता करता है। सी नंबर पढ़िए आप, हिमता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है, यही आपका सही हो जाएगा। यह रोगों से बचने में हमारा मदद करता है, विषाणुओं से लड़ने में हमारा मदद करता है। तो सी नंबर ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इतिहास की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये बोला गया आपसे। तो ऑप्शन ए पढ़ते हैं, विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलताओं में सुधार करना होगा। सामाजिक कुशलता में सुधार क्या होगा, वो यहाँ पर रोल प्ले करा रहा है, रोल प्ले का आयोजन करा रहा है किसी जल का पाठ पढ़ाने में, कि जल को कैसे बचाया जाए। तो अधिगम की प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ना थोड़ा बहुत हो सकता है ये भी, लेकिन हमको सबसे बेस्ट आंसर देखना है। मुख्य उद्देश्य क्या होगा, अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना, ये सही हो जाएगा। रोल प्ले के माध्यम से क्या होगा, बच्चे उसमें सक्रिय भाग लेंगे, सक्रिय रूप से जुड़ेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका यही आंसर हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है। देखिए, घड़ियाल भी है, ये आपका कहीं ना कहीं पानी में ही रहता है, मछली भी पानी में रहता है, कछुआ भी पानी में रहता है, लेकिन कौवा आपका पानी में नहीं रहता है, कौवा आपका आकाश में उड़ता है। तो आपका सबसे अलग कौन हो गया, कौवा। तो ये आंसर हो जाएगा कौवा। नेक्स्ट, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं, ऐसा बात नहीं है। तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। ये सही हो जाएगा, इसके साथ जाएंगे हम सी के साथ, सॉरी बी के साथ। अगला प्रश्न, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है। आपसे क्या पूछा है, सही नहीं है कौन सा। तो नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, यही बात तो गलत दे दिया है आपको, यही बात सही नहीं है कि नर मक्खी छत्तों के लिए महत्वपूर्ण होती है। नहीं भाई, थोड़ा सा भी महत्वपूर्ण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो बेचारा कुछ काम काज करता नहीं है, दूसरों का कमाई पर निर्भर है। तो नर मक्खी छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं होता है, तो यही हो जाएगा आपका आंसर गलत। गलत गलत गलत, ये हो जाएगा आपका गलत आंसर। और पढ़ते हैं, छत्तों में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां होती है। बिल्कुल सही बात है कि इसमें जो है फीमेल मक्खी काम करती है, छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती है, ये भी सही है। कुछ ही नर मक्खी होती है, यानी कि पुरुष मक्खी बहुत कम ही होता है। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, ये बात भी सही है। तो आपका आंसर गलत पूछा है, तो यही हो जाएगा गलत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। कौन सा अनुरूप नहीं है, तो उससे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए विद्यार्थी शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस कराना, यही नहीं होगा। देखिए, जहां भी आपको बच्चों को काम देना, काम कराना, या फिर आगे की कक्षा के लिए तैयारी करना, या फिर रोजगार के लिए तैयार करना, तो ऐसे ऑप्शन को देखते ही गलत कर देना है।
तो आपका पूछा है कौन सा प्राथमिक स्तर के अनुरूप नहीं है, तो उसे काम की दुनिया में प्रवेश कराना, यही आपका अनुरूप नहीं हो जाएगा। बाकी आपका बी नंबर भी सही है। उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न कराना, बिल्कुल सही बात है। उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएंगे, ये भी सही है। उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर शिक्षार्थी का मानसिक स्तर के अनुकूल नहीं रहेगा तो बच्चा समझेगा कैसे। अब बच्चा है 5वीं क्लास का और उसको 6ठा क्लास का चीजें पढ़ा रहा है तो वो नहीं समझेगा, वो उनके मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। तो आपका गलत पूछा है तो यही हो जाएगा गलत का भाई, गलत आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्रण शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है? मानचित्र पढ़ाने के लिए बच्चों को कौन सा युक्ति सबसे ज्यादा उपयुक्त है? अध्यापक द्वारा श्याम पट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति को बताने को कहना। हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये सबसे सर्वाधिक उपयुक्त नहीं हो सकता है ये। शिक्षार्थियों को निर्देश, निर्देश तो कभी देना ही नहीं है मेरे भाई, निर्देश कभी नहीं देना है बच्चों को। शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना, एटलस मतलब होता है मानचित्र का समूह, तो मानचित्र का समूह दिखाने से भी कुछ नहीं होगा। शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें, यह सबसे बेस्ट हो जाएगा, सबसे ज्यादा बेस्ट। क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थी को खुद किसी चीज को करने के लिए कह रहा है और वो भी किससे, अपने आसपास के परिवेश से, तो ये इसमें विद्यार्थी बहुत अच्छा करेगा, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न, तो ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, पढ़ते हैं इसको। किसी पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिले हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल है तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तने, देखिएगा दोस्त, हम यहाँ मोटा तना पर अंडरलाइन कर रहे हैं, ठीक है, मोटे तने से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दी गई किस प्रदेश का भाग है? तो यह पर्वतीय क्षेत्र जो आपका वो कहाँ का भाग है? लद्दाख का भाग है, लद्दाख का भाग है। लेकिन ऑप्शन में आपका कहीं लद्दाख है ही नहीं, तो हम यहाँ किसके साथ जाएंगे? हम यहाँ जम्मू कश्मीर के साथ चले जाते हैं, जम्मू कश्मीर के साथ चले जाते हैं, लेकिन यह लद्दाख का विशेषता दिया हुआ है आपका। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? तो ये उबला हुआ टेपियोका नारियल के साथ, ये आपका कहाँ चलता है? ये आपका केरल में चलता है। कहाँ? केरल में। तो ये टेपियोका जहां भी आप देखेंगे उसको केरल के साथ लगा देना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, श्रीमान जी। निपेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है, इसके विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये निपेंथिस क्या है? आपका एक कीटभक्षी पौधा है, इसे शिकारी पौधा भी कहा जाता है, इसे घटपर्णी भी कहा जाता है। ये आपका कहाँ कहाँ पाया जाता है? यह आपका भारत में मेघालय में सिर्फ पाया जाता है और भारत के बाहर इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह इसका आकार कैसा होता है? इसका आकार एक घड़े जैसा होता है। इसका मुंह जो है एक पत्ता से ढका होता है, कभी कभी आपको फंसाने के लिए दे देगा कि कांटा से ढका होता है, कांटा से नहीं ढका होता है, एक पत्ती से ढका होता है। कांटा से जो ढका होता है वो आपका वीनस फ्लाई ट्रैप होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पढ़िए, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। जी हाँ, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है, बिल्कुल सही बात है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाता है? नहीं, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को नहीं फंसाता है, बल्कि यह चूहों को भी फंसा लेता है, मेढक को भी फंसा लेता है, तो ये गलत हो जाएगा। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मुहक आवाज, आवाज नहीं निकलता भैया, ये
गंध निकालता है, गंध, गंध निकालता है, गंध निकालता है, तो आवाज नहीं निकालता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिर्फ ए और बी, किसमें, सी नंबर, ए और बी हो जाएगा सही। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, हाथी बहुत कम आराम करते हैं, बिल्कुल सही बात है। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। वाह, ये तो सही है, ये सही है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां खा लेता है, बिल्कुल गलत। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ता खाता है, 200 किलोग्राम से अधिक नहीं। और एक चीज ये भी ध्यान में रखिए कि 3 महीने का जो हाथी होता है उसका वजन करीब करीब 200 किलोग्राम होता है। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना अच्छा लगता है, बिल्कुल सही बात है, जिससे इनके शरीर को ठंडक मिलता है। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हाथी में ये सभी फैसिलिटी है, ये भी सही है। तो ए सी डी यहाँ आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरा जो है ये माइक का बैटरी खत्म हो गया था, तो मैं माइक बदलने चला गया था। तो शुरू करते हैं अगला प्रश्न। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है? सर्वाधिक उपयुक्त बोला है हमसे। तो पहला पढ़ते हैं, अध्यापक द्वारा श्याम पट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना। इसको थोड़ा बहुत ले सकते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा उपयुक्त नहीं माना जाएगा। शिक्षार्थियों को निर्देश देना, देखिए शिक्षार्थियों को कभी निर्देश देना ही नहीं है। जहां भी आपको शिक्षार्थी को निर्देश देने का बात आ जाता है, उससे हम तुरंत गलत कर देंगे। शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना, एटलस दिखाने से थोड़ा बहुत लाभ होने वाला है, ज्यादा नहीं होगा। एटलस मतलब होता है कि मानचित्रों का संग्रह, ठीक है। शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। ये बिल्कुल सही बात है। जहां भी आपको अपने आसपास के चीजों से जोड़कर किसी भी चीज को करने के लिए बोला जाता है, तो आपका वही सबसे ज्यादा बेस्ट आंसर माना जाएगा। तो आपका यहाँ पर डी नंबर आंसर सर्वाधिक उपयुक्त है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिलें हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल है तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तने, यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों, मोटा तनों का बात बोला हुआ है। किसका? मोटा तना। मोटा तना से बनाया जाता है। यह पर्वतीय क्षेत्र दिए गए किस प्रदेश का भाग है? देखिए, यह आपका लद्दाख का एक भाग है। किसका? इसमें आंसर होना चाहिए था लद्दाख। इसमें आंसर होना चाहिए था लद्दाख, क्योंकि ये घरों का विशेषता जो है लद्दाख का है। तो बोल रहा है यह दिए गए किस प्रदेश का एक भाग है, तो यह जो है आपका जम्मू कश्मीर होना चाहिए इसका आंसर मेरे दोस्तों, जम्मू कश्मीर, क्योंकि उसी से सटा हुआ है हमारा क्या, लद्दाख। तो यहाँ पर आंसर यही हो जाएगा। अगले प्रश्न, अगला प्रश्न, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? देखिए, जहां भी आपको नारियल के साथ टेपियोका मिल जाए, वहां आपको किसके साथ जाना है? केरल के साथ जाना है। और अगर सिर्फ नारियल दिया जाए जिसमें टेपियोका नहीं है, सिर्फ नारियल है, तो उसमें आपको गोवा के साथ जाना होगा। नारियल में गोवा, गोवा के साथ। और नारियल और टेपियोका दोनों है, तब आपको केरल के साथ जाना है। ठीक है, कोई दिक्कत? केरल के साथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला जो प्रश्न है आपका वो निपेंथिस से है। इसे घटपर्णी भी बोला जाता है, इसी को आपका घटपर्णी भी बोला जाता है, घटपर्णी।
इसी को आपका घटपर्णी भी बोला जाता है। तो यह क्या है, एक शिकारी पौधा है जो शिकार करता है, किसका, कीड़े मकोड़े चूहे मेढक इन सब का शिकार करता है। इसका आकार जो है वो एक घड़ी जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। कभी कभी आपको फंसाने के लिए दे देगा कि कांटा से ढका होता है, कांटा से नहीं ढका होता है। कांटा से जो ढका होता है वो आपका घटपर्णी नहीं होता है, वो आपका वीनस फ्लाईट्रेप होता है। ठीक है, तो देखिए यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, यह पौधा जो आपका भारत में कहाँ पाया जाता है, मेघालय में, और भारत के बाहर पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है, ये भी सही है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है, नहीं, केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को नहीं, यह कई बार मेढक को भी फंसा लेता है, चूहों को भी फंसा लेता है। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है। दोस्तों आवाज नहीं निकालता है, ये एक गंध छोड़ता है जिससे कि कीड़े मकोड़े आकर्षित होते हैं इसकी तरफ। तो यहाँ पर सिर्फ ए और बी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका हाथी से संबंधित। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। बिल्कुल सही बात है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है, यह गलत है, ये आपका गलत है। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल सही बात है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ता खाएगा। कितना, 100 किलोग्राम, 200 किलोग्राम नहीं। और 3 महीने का जो हाथी होता है यानी बच्चा उसका वजन 200 किलोग्राम से अधिक होता है। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथेली ही सभी फैसले लेती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। यानी कि आपका ए सी और डी, ये ए सी डी सही हो जाएगा। तो ए सी डी किस में है, ऑप्शन नंबर ए में। अरे यार, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें क्या बोला गया है, बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज है। यानी कि जिनके भीतर बीज है वो कौन कौन सा होगा इसमें, फल या सब्जी। तो देखिए आलू के अंदर बीज नहीं होता है, टमाटर के अंदर बीज होता है, नाशपाती के अंदर होता है, देखते हैं भिंडी के अंदर होता है, करेला के अंदर होता है, खीरा के अंदर होता है, चीकू के बारे में कभी सुने नहीं है, प्याज तो होगा ही नहीं, प्याज और आलू होगा ही नहीं, प्याज और आलू नहीं होगा। तो प्याज और आलू किसमें नहीं है, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा, ये हो जाएगा, ये सी नंबर आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इसका मतलब नाशपाती में भी होता है और चीकू में भी होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, अगला प्रश्न, ये आपका है झूम की खेती से रिलेटेड प्रश्न। इसमें क्या बोला है, झूम खेती, देखिए सबसे पहले आपका झूम खेती होता कहाँ है, मिजोरम में। और फसल काटने के बाद जो यहाँ पर त्योहार मनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, चेराओ। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या बोला जाता है, चेराओ बोला जाता है। तो उसके विषय में देखिए कौन सा कथन दिया हुआ है। एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ वर्षों तक ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं। इस जगह जो बांस, ए नंबर सही है, इस जगह जो बांस या खरपतवार उग जाता है उसे उखाड़ कर जला देते हैं। उखाड़ कर नहीं जलाते हैं दोस्तों, उसे काट कर जला देते हैं। कैसे, काट कर। खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं, ये भी सही है। जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा से जोता जाता है, गहराई से नहीं जोता जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, ए और सी सही है। तो ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि ए और सी कहीं भी नहीं है, केवल क्या है, केवल ए है। तो हम भी यहाँ सिर्फ ए के साथ जाएंगे, किसके साथ, केवल ए के साथ। तो आपका यहाँ पर डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अब आपके सामने अगला प्रश्न, घरों की नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। पहला क्या है, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें,
पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर, पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श। ये आपका क्या है, ऑप्शन है। आगे पढ़ते हैं। लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन कौन सी विशिष्टताएं पाई जाती है? तो देखिए, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है। पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें, सिर्फ पेड़ का तना नहीं दोस्तों, पेड़ का मोटा तना होना चाहिए। कैसा? पेड़ का मोटा तना होना चाहिए, ठीक है। तो पेड़ का मोटा तना रहता तो ठीक हो जाता है। पत्थर के खंभों पर, पत्थर के खंभों पर 10 से 12 फीट गर्मी होता है। पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें, ये ठीक है। लकड़ी के फर्श, ये भी सही है। यानी कि ए, डी और ई यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। कहां पर है ए, डी और ये? देखिए, पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें, ये आपका है ना बी नंबर में। अभी हम लद्दाख का विशेषता दिखाते हैं आपको। आइए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। कहाँ गया रे? ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर है ना, इन्हें पेड़ के मोटे तनों से बनाया जाता है। जितने भी ये चूने से बनाए जाते हैं, घर 2 मंजिले होते हैं, ये इन्हें पेड़ के मोटे तनों से बनाया जाता है। और यहाँ पर क्या दे दिया है आपका? यहाँ पर दे दिया आपका पेड़ के तनों से बनाया जाता है, तो इसलिए आपका बी गलत हो जाएगा। बी गलत है ना जी? ए सही है, ए, बी गलत, बी गलत, बी गलत है। तो ए, डी और ई सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानियों, यानी कि कविता और कहानी कथन का प्रयोग करना किसके लिए? पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। बिल्कुल सही बात है, रोचक बनाने में मदद करता है। और इससे भी ज्यादा बेस्ट क्या है? स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। ए से ज्यादा बेटर, अरे यार, ए से ज्यादा बेटर बी है। यहाँ पर क्या है? बी नंबर, बाकी ये सब नहीं होगा, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला, निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? तो देखिए, परिवार के सदस्य, ठीक है, यहां से भी बच्चा पर्यावरण अध्ययन को सीखता है। समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र, ये हो जाएगा। कक्षा को आपका प्रभावशाली संसाधन नहीं माना है। कक्षा एक संसाधन है लेकिन प्रभावशाली संसाधन नहीं है, तो यहाँ पर ए, बी और सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारे कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है कि रेगिस्तानी ओक का जो ऊंचाई होता है वो लगभग हमारा जो कमरा होता है उसके बराबर होता है, लगभग 10 से 12 फुट या 3 से 4 मीटर। ठीक है, इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती है जब तक कि पुण्य तक न पहुंच जाए। यह बात भी बिल्कुल सही है। इस वृक्ष के तने में जल यानी कि पानी एकत्रित होता है, यह बात भी बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या बोला गया है? यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है। गलत, यह वृक्ष आबू धाबी में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो आपका 1, 2 और 3 से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला 1, 2, 3। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह डैश में शिक्षार्थियों की मदद करेगा, यानी कि खाली स्थान में किसका मदद करेगा? कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ना। बिल्कुल सही बात है, यही आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए इसके प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। पालतू बनाने का बात नहीं हो रहा है यहाँ पर। जीव जंतु संरक्षण क्या करेगा?
दैनिक समय सारणी के चर्या में बदलाव, ये भी नहीं। तो पहला नंबर ही सबसे बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। कौन कौन है? नाग, नाग, करैत, दुबैया, अफाई। ये 4 प्रकार के जहरीले सांप हमारे देश में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नाग जहरीले सांपों का एक प्रकार है। बिल्कुल प्रकार है, ये रहा नाग आपका। नाग जहरीले सांपों का एक प्रकार है, यानी कि 1 और 2 तो सही है। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। गलत। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत नहीं होते हैं, 2 खोखले दांत होते हैं। कितने? 2। सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। ये बात तो बिल्कुल सही है, यानी कि आपका 1, 2 और 3 सही है। 1, 2 दिन का 1, 2 सॉरी 1, 3 और 4 सही है। 1, 3 और 4 ये रहा ऑप्शन सी। 1, 3 और 4। ठीक है मेरे दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो। देखिए, जहां भी आपको बच्चे को खुद से करने की बात आ जाए तो वो क्या करता है? जब कोई बच्चा खुद से किसी चीज को करता है तो उसका ज्ञान अस्थायी रहता है। ठीक है, तो करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। बिल्कुल सही बात है कि यहाँ बच्चों को हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना चाह रहा है कोई शिक्षक या शिक्षिका। परीक्षा में निष्पादन सुधार का बात नहीं है, वैज्ञानिक नहीं, व्यस्त रखने का बात नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर 1 नंबर ही सही हो जाएगा। ओ ये सब गलत कीजिए, 1 नंबर ही सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्योंकि यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है। बिल्कुल सही बात है, यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है। यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है। बिल्कुल सही बात है, यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है। जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं, वे उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब आप किसी बच्चों का प्रशंसा करेंगे तो वो क्या होगा? और मोटिवेट होगा उस चीज के प्रति। तो ए बी सॉरी पहला, दूसरा, तीसरा सही है। यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ावा देता है। अनुशासन को बढ़ावा देने का बात नहीं है। एमसीएफ 2005 आपको क्लियरली बोल दिया है कि बच्चों को ना ही दंड देना है, ना ही अनुशासित करना है। तो यहाँ पर आपका 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा हम लोगों के सामने अगला प्रश्न। 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा। यात्रा क्या है? यात्रा आपका एक थीम है। कहाँ गया पेन जी? यात्रा क्या है? एक थीम है हमारा। तो यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया। तो ठीक है, देखते हैं। यात्रा के विभिन्न साधनों या विधियों को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उनकी व्याख्या होगा, लेकिन इससे कुछ ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग द्वारा यात्रा की विभिन्न विधियों की व्याख्या। अरे यार, अभी इसको रहने देते हैं, ए और बी को रहने देते हैं। विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करके स्क्रैप बुक, इससे कुछ नहीं होने वाला है। विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। सबसे बेस्ट आपका यही हो जाएगा। सबसे बेस्ट आपका यही हो जाएगा कि जहां भी विद्यार्थी को अपना अनुभव देने का बात हो रहा है, यहाँ पर बच्चों को क्या बोल रहा है कि बच्चा खुद से अपना अनुभव देगा कि अगर वो कहीं पर यात्रा करने के लिए गया है तो उसको रास्ते में क्या तकलीफ हुआ, क्या चीज का सुविधा हुआ, ऐसा कौन सी चीज है जो उसे साथ लेकर चलना चाहिए हमेशा। तो इन सब चीजों के बारे में बच्चे बताता है। ठीक है, तो आपका डी नंबर सबसे बेस्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण है विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि को विकसित करना। और साहित्यिक रुचि का किसी प्रकार से विकसित नहीं करना है उसको। विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना, ये सही हो जाएगा आपका। मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना, नहीं। विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्यचर्या और एक रास्ता में परिवर्तन, थोड़ा बहुत ले सकते हैं इसको।
कि बच्चा उस तरह पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता है, तो उसमें कविता और कहानी के माध्यम से बच्चे इंटरेस्ट ले लेकर सीखते हैं। तो थोड़ा बहुत ले सकते हैं, लेकिन ये भी आपका इसी में आ जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा, बी नंबर ही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति रहने देते हैं अभी, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, इसके लिए दत्त कार्य नहीं होता है। शिक्षार्थियों का अनुशासन बनाए रखने के लिए टास्क नहीं दिया जाता है बच्चों को। अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना, जी बिल्कुल ये सही बात है कि बच्चों को जो होमवर्क दिया जाता है, बच्चों को जो होमवर्क दिया जाता है वो उसके अधिगम को और विस्तार देने के लिए, उसके सीखने में एक अवसर देने के लिए उसको दत्कार दिया जाता है। तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती है उसमें रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। मनाली में घर बांस के खंबे पर नहीं, बांस के खंबे पर जो घर है वो आपका असम में बनाया जाता है। कहाँ, असम में, असम में बनाया जाता है, तो भी गलत है। लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को भी रखते हैं। तो ये यानी कि ए और सी आपका सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है। यह शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करता है, बिल्कुल सही बात है, ए नंबर ही सही हो जाएगा, बाकी देखना ही नहीं है। अब ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करता है, स्वतंत्र बनाने का बात नहीं है, स्वतंत्र बनाने का बात नहीं है। ये प्रतिस्पर्धा भी नहीं बनाते हैं, मनोरंजन का मतलब नहीं है, ये विद्यार्थियों को अपने आसपास के संसार से जुड़ने में मदद करता है। तो पहला ही सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीजें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है और कौवे के घोंसले में अंडे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सहता है। यह कौन सा पक्षी है, तो ये आपका हो जाएगा कोयल। कौन हो जाएगा, कोयल हो जाएगा बेचारा आपका। ठीक है, बसंत गौरी पेड़ के तने में छिद्र करके अपना घोंसला बनाती है। शक्कर कोरा यह छोटे पेड़ या झाड़ी में लटकता हुआ घोंसला बनाता है और कंचीड़ी 2 पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन पाठ, भोजन भी क्या है आपका एक, भोजन भी आपका एक 6 थीमों में से एक थीम है। ठीक है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधी आदतों में सांस्कृतिक या क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा शिक्षार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है। विभिन्न क्षेत्रों या संस्कृतियों को भोजन को दर्शाने वाले चार्ट दर्शाने से कुछ नहीं होने वाला है, इसको खत्म कीजिए। विभिन्न क्षेत्रों या संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना, बिल्कुल सही बात है। ये थोड़ा सही भी है कि विद्यार्थियों से अपने घरों के भोजन के बारे में पता लगाने के लिए कहिए, फिर आपस में विद्यार्थी को चर्चा करवाइए कि आज तो मेरे यहाँ ये बना था, मेरे यहाँ पूरी और खीर बनी थी, मेरे यहाँ हलवा रोटी बना था। तो इस प्रकार से बच्चे चर्चा करेंगे और भोजन की विविधता के बारे में जानेंगे। तो आपका बी नंबर ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बिल्कुल, जब तक बच्चा सक्रिय नहीं रहेगा तो वो कोई किसी भी चीज को सीख भी नहीं पाएगा। बच्चों के समुदाय के सदस्य, बिल्कुल सही बात है, बच्चे समुदाय के सदस्य यानी बड़ों से भी कुछ सीखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, बच्चे पुस्तक से भी सीखते हैं, स्कूल जाएगा तो उसे पुस्तक से ही सीखने को मिलेगा। तो डी नंबर उतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो ए बी सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इतिहास की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर
रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलताओं में सुधार करना, अधिगम की प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ना, अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना। बिल्कुल सही बात है, यही सही हो जाएगा। रोल प्ले में बच्चा क्या करता है? अपने आप को सक्रिय भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है, प्रेरित करता है, तो ये सही हो जाएगा। एक रास्ता को भी तोड़ता है, ये भी सही है, लेकिन सबसे ज्यादा बेस्ट आपका यही हो जाएगा। ठीक है, तो सी नंबर आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारणों को चुनिए। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि आज से 25-30 साल पहले हमारे दादा परदादा या पापा कहते हैं कि कुआं में पानी था, लेकिन अब पानी दिखाई नहीं देता है। तो इसका क्या कारण है? जिन झीलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था, अब वहां नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि पहले जिन झील या तालाब में पानी इकट्ठा होता था, अब वो झील तालाब रहा नहीं। क्यों? क्योंकि उसका कोई उपयोग करने वाला है नहीं, तो धीरे धीरे वो क्या हो गया, उसमें मिट्टी भर गया। उसके बाद पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों को जमीन अब कोलतार या सीमेंट से ढक दिया गया। बिल्कुल सही बात है। हम जिधर भी जाते हैं उधर ही हमको पक्का सड़क, पक्का मकान देखने को मिलता है, तो इसलिए जमीन के अंदर पानी नहीं जा पाता है उतना। कुआं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियां लगी है। इसका कोई मतलब नहीं है कि हर घर में नल लग गया तो कुआं का प्रयोग नहीं करता है। भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चलित पंप लग गए हैं। बिल्कुल सही बात है कि अब जो है जमीन से पानी निकालने वाला पंप लग गया है, जिसको एक बाल्टी पानी का जरूरत होता है वो एक टंकी पानी बाहर निकाल लेता है। तो इसलिए धीरे धीरे पानी का लेयर भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है जमीन के अंदर से। तो ये भी सही हो जाएगा। तो ए, बी और डी सही हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये आपका लास्ट प्रश्न है। किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है, परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा स्लॉथ। कौन सा हो जाएगा? स्लॉथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, स्लॉथ एक भालू जैसा दिखने वाला ही क्या है, एक जानवर है। यह इतना आलसी होता है, इतना आलसी होता है कि यह सप्ताह में सिर्फ एक बार नीचे उतरता है पेड़ पर से, किस लिए? शौच के लिए, और फिर वापस उसी पेड़ पर चला जाता है। यह अपने पूरे जीवन में मात्र 8 पेड़ पर ही चढ़ते उतरते हैं। एक पेड़ का पत्ता खा लिया, फिर दूसरे पेड़ पे जाएगा, फिर तीसरे पेड़ पे जाएगा। इस प्रकार से ये सिर्फ 8 पेड़ पर इधर उधर करते हैं, और इसका जो जीवन होता है पूरा 40 वर्ष का होता है। यह इतना आलसी होता है कि यह दिन और रात में करीब 17 घंटा ये सोता ही है, इतना आलसी होता है। तो ये रहा आपका 39 प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। धन्यवाद।